नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और इस समय बड़ी खबर प्रधानमंत्री निवास से हमारे पास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर प्रधानमंत्री निवास पर इस समय बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज फिर प्रधानमंत्री आवास पर शाम करीब 6 बजे पहुंचे। लोक कल्याण मार्ग कल रात ही प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन बैठकें हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इससे पहले महासचिवों की भी बैठक हुई थी और सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि तीनों राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी की बैठकों का दौर चल ही रहा है, तो कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी होगी। कल सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। दोनों सदनों के सभी सांसद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन बीजेपी सांसद करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, तो जो प्रधानमंत्री निवास पर बैठक चल रही है उस पर क्या ताज़ा अपडेट आप हमें दे सकते हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक समाप्त हुई है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकल गए हैं। कल भी आप जानती हैं करीब 4.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई थी। इसमें विस्तार से चर्चा की गई थी, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में जो संकेत मिल रहे हैं, बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाना चाह रही है। तो इस लिहाज से जो विधायक चुन करके आए हैं या जो सांसद भी चुन करके गए हैं राज्यों में, उनमें से क्या किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी का टारगेट जो है 2024 का लोकसभा चुनाव है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इन तीनों ही राज्यों में करीब 100% सीटें पार्टी को मिली थी। पार्टी वही प्रदर्शन फिर से दोहराना चाहती है। तो क्या ऐसे नाम चुने जाएं जो इस लक्ष्य को पूरा कर सकें, या फिर जाति और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए मुख्यमंत्री के साथ कुछ उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएं, ये भी फैसला पार्टी को करना है। तो ये सारी बातें जिन पर लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच ये भी एक सवाल था कि जो सांसद चुन करके गए हैं, 21 में से 12 सांसद जो है वो बीजेपी के जीते। इनमें 3 जो है वो केंद्रीय मंत्री भी थे। तो उनका क्या करना है, क्योंकि नियम कहता है कि 14 दिनों के भीतर आप एक ही सदन के सदस्य हो सकते हैं। आपको चूज करना होता है कि आप कहाँ रहें। तो आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सारे सांसद मिले, उसके बाद पीएम मोदी के पास ये गए, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद लोकसभा स्पीकर को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मंत्री परिषद से इस्तीफा देंगे। तो ये तय हो गया है कि ये सभी अब राज्य की राजनीति करेंगे, केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे। और जो अटकलें लग रही हैं निधि, उनमें यह भी कहा जा रहा है कि इन्हीं में से भी कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये सारे फैसले जो पार्टी को करना है, इसके साथ ही ऑब्जर्वर्स के नाम तय करना है। विधायक दल की बैठक कब हो ये भी तय करना है। बताया जा रहा है कि शनिवार रविवार को बैठकों का सिलसिला हो सकता है तीनों ही राज्यों में, राजधानियों में, और जहां पर कि पर्यवेक्षक जाकर विधायक दल के नेता का चयन करें। और उसके बाद संभावना है कि अगले सप्ताह शपथ ग्रहण समारोह, भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो, जिसमें कि पीएम मोदी समेत बाकी सारे वरिष्ठ नेता शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। तो आइए न्यूज़ 8 पे आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक अब 17 दिसंबर को होनी है। हालांकि आज ये बैठक होनी थी, लेकिन घटक दलों ने कहा, कुछ ने कहा कि जानकारी नहीं मिली थी। बहरहाल इससे अब कांग्रेस पर दबाव बढ़ रहा है। घटक दलों का कांग्रेस पर हमला जारी है। ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में मिली बड़ी हार ने घटक दलों को कांग्रेस पर दबाव बनाने का मौका दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि गठबंधन तीनों राज्यों की हार में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 3 राज्यों की हार इंडिया गठबंधन की नहीं, बल्कि कांग्रेस की हार है। कांग्रेस की हार से दूरी बनाने वालों में अब्दुल्ला पहले नेता नहीं हैं। जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहे थे, उसी दिन जेडीयू ने भी कांग्रेस की हार से किनारा कर लिया था। अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर भाजपा को पराजित नहीं कर सकती, और क्षेत्रीय दलों को भी जो बेहतर स्थिति में है उनको भी कांग्रेस पार्टी को साथ देना चाहिए। खड़गे साहब ने अब 6 तारीख को इंडिया की बैठक बुलाई है जी। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख गई हो, उस बरसात का क्या मतलब। उधर लोकसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ने को लेकर भी सहयोगी दलों ने सवाल खड़ा कर दिया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इंडिया का नेतृत्व न करे।
इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस की सबसे ज्यादा फजीहत गठबंधन की बुधवार को होने वाली बैठक को लेकर हुई है। नीतीश, ममता और अखिलेश यादव के बैठक में आने से इनकार करने के बाद बैठक स्थगित करनी पड़ी। घटक दलों के कई नेताओं का मानना है कि अफरा तफरी में और सहयोगी दलों से विचार विमर्श किए बिना बैठक बुला ली गई। अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में बैठक बुलाए जाने का ऐलान किया गया है। नीतीश और ममता बैठक में आने पर हामी भर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ दलों ने मांग की है कि बैठक में अब सबसे पहले सीट बंटवारे पर बातचीत हो, वरना बैठक का कोई मतलब नहीं होगा। अगर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा होती है तो मुख्यमंत्री अपना राज्य नहीं छोड़ सकते, उनको वहीं रहना होता है। और मुझे इस बैठक के बारे में पहले से पता भी नहीं था। राहुल जी ने मुझे फोन किया और मीटिंग के बारे में बताया तो मैंने कहा कि मेरा खुद का एक कार्यक्रम है, मुझे पहले से जानकारी नहीं मिली थी मीटिंग के बारे में, और वैसे भी मुख्यमंत्री व्यस्त हो सकते हैं कभी कभी। संसद सत्र के दौरान रोजाना सुबह होने वाली बैठक को ही डिनर मीटिंग का नाम देकर बुधवार को इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाई गई है ताकि फजीहत से बचा जा सके। लेकिन लगता है कि कांग्रेस को अगले कुछ दिन अपने घटक दलों को मनाने में ही लगाने होंगे। दो तस्वीरों में पूरी कहानी बयां हो जाती है। पहली तस्वीर करीब 1.5 महीने पहले की। कांग्रेस के घटक दल बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा अभी चुनाव हैं, लिहाजा चुनाव बाद बैठक होगी। दूसरी तस्वीर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम के बाद अब कांग्रेस बैठक बुलाना चाहती है, लेकिन घटक दल कह रहे हैं उनके पास समय नहीं है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पेश किया था और ये बिल आज लोकसभा में पास हो गया। इस पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल बाद मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाया है। और बिल के बारे में ज़्यादा जानकारी में उन्होंने कहा कि ये बिल विस्थापितों को न्याय दिलाने में के लिए है और ये उनको प्रतिनिधित्व देगा। दर दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए उनको 2 सीटें का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया। और जो डिप्राइव थे उनको कमजोर लोग ऐसे अपमानित करने वाले शब्द की जगह पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक शब्द इनके लिए रखकर आज ये बिल लगभग फिर कहते हैं शेड्यूल ट्राइब हमने ये जो है इनको दिया है, जो है कैंसर कहते हैं ये गुजर और बकरवाल। वो मेहरबानी है इंदिरा गांधी की। जब उनने लद्दाखियों को शेड्यूल ट्राइब दिया तो 83 में जब इलेक्शन होने वाले थे वो रजौरी आई और वहाँ कहा मैं यहाँ न सिर्फ गुजर और बकरवाल को जिनको दे रही हूँ, मैं जितने भी लोग यहाँ हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, दलित हैं, उन सबको मैं रिजर्वेशन दूँगी। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। एनआईए को सौंपी जाएगी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जांच। परिजनों को सुरक्षा देगी पुलिस। अब सरकार बनते ही मुआवजे की रकम भी दी जाएगी। परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर भी सहमति बनी है। और आज दिन भर राजस्थान एक तरह से बंद रहा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में जगह जगह पे प्रदर्शन। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जयपुर अपने आवास पर उनके साथ चाय पीने के नाम पर आए 3 लोगों ने गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद प्रदर्शन चल रहे हैं। पार्टियों के बीच की दरार भी सामने आ गई है और बीजेपी अब एनआईए जांच की मांग कर रही है। ये पूरा मामला मेरी मांग है कि एनआईए इसकी जांच करे और जो मांग पत्र उन्होंने दिया है
आज राजधानी सहित सब जगह पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन मांग पत्रों के अनुसार मुआवजा दें, नौकरी दें और उसके साथ साथ पूरे मामले को मैं केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा कि एनआईए इसको टेकअप करे। इस बीच राजस्थान पुलिस ने 2 हमलावरों रोहित राठौड़ और नवीन फौजी की शिनाख्त की है, जिन्हें शायद इस हत्या करने के लिए सुपारी दी गई थी। सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि एक तो जो दो शूटर्स है उनको पकड़ना है, एंड देन इसकी जो भी कॉन्स्पिरेसी है, जो रीजन है, मोटिव है, उसको अनरेवल करना है और जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करना है। अरेस्ट करके एंड देन इसको केस को फास्ट ट्रैक में ले जाके जल्दी सजा कराना, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। वो आइडेंटिफाई हो गए शूटर्स, तो मैं उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे। आखिर इस हत्या का मकसद क्या हो सकता है? रोहित गोडारा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस सूत्रों की माने तो रोहित गैंग पहले ही वसूली और जमीन कब्जे के लिए हत्या में शामिल रहा है। लगता है गोगा मेडी से उनकी किसी तरह की दुश्मनी रही हो। सुखदेव सिंह गोगा मेडी के खिलाफ 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, वसूली और जमीन कब्जे तक के मामले हैं। अवैध हथियार रखने के लिए भी उन पे केस चला है। आखिर केस सुखदेव सिंह गोगा मेडी के खिलाफ 2016 में वसूली का दर्ज हुआ था। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद राजस्थान में बवाल है। राजपूत जो संगठन है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जब गोगा मेडी ने सुरक्षा की मांग की थी तो क्यों उसे सुरक्षा नहीं दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं गोगा मेडी की खुद की हिस्ट्री शीट भी उसके खिलाफ गई है। गोगा मेडी के खिलाफ हत्या, अबडक्शन और एक्सटॉर्शन जैसे मामले भी दर्ज हैं और शायद कहीं ना कहीं इस वजह से पुलिस ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। रायबरेली से एक बेहद अफसोसजनक खबर सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े अधिकारी ने पूरे परिवार को खत्म करने के बाद खुदकुशी कर ली। एक हंसता खेलता परिवार चला गया। अतिरिक्त मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण सिंह ने अपनी पत्नी अर्चना, बेटे आरव और बेटी अदीवा के साथ अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। डॉक्टर अरुण सिंह ने पहले परिवार को नशीला पदार्थ का इंजेक्शन लगाया और फिर हथौड़े से मार डाला। इसके बाद उन्होंने कमरे में फांसी लगा ली। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। सामने आ रहा है कि जो यहाँ पर कार्यरत हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट, उन्होंने अपने 2 बच्चों को और पत्नी को पहले बेहोश किया, सिर पे मार दिया और उनको मारने के बाद खुद आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। और ये भी सामने आया है कि कुछ डिप्रेशन था और कुछ हिंसक प्रवृत्ति के थे, जो पूर्व में कुछ चीज़ें हैं लोगों ने बताई। इसमें हर बिंदु पे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। इस घटना से हर कोई सदमे में है। उनकी मम्मी अरुण की बोली कि भैया पता लगाइए, वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहा है, दोनों लोग नहीं उठा रहा है, क्या बात है। और कहीं हमको पता लगा कि शायद चारों लोग सुसाइड कर लिया। कोई डिप्रेशन के शिकार तो नहीं थे डॉक्टर साहब? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं था? कभी कोई लड़ाई झगड़े की बात तो नहीं सामने आई? अच्छा। नहीं मैडम, मुझे तो ऐसा उम्मीद नहीं था, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत ही बढ़िया था। पेशेंट के साथ में और लोगों के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार था। नहीं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम होगा इनके साथ में, तभी ऐसा किए। बाकी तो बाहरी कोई भी प्रॉब्लम हमें जैसा लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं था। रायबरेली से फैज अब्बास के साथ लखनऊ से तनिष पंजाबी, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब मिचोंग तूफान की। कल तमिलनाडु के तट से टकराने के बाद मिचोंग तूफान अब एक तरह से शांत पड़ गया, लेकिन चेन्नई से लेकर आंध्र प्रदेश तक उसकी तबाही के निशान मौजूद हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है, सड़कें तालाब में बदल गई हैं, पेड़ उखड़े हुए हैं, जंगल तक में पानी भरा हुआ है। और इस हालात में आपको बता दें, बिजली पानी का भी ठीक से इंतज़ाम नहीं है। कई इलाकों में बिजली पूरे दिन गायब रही, अस्पताल तक पानी से नहीं बचे हैं, मरीज़ परेशान हैं और पानी निकालने की कोशिशें प्रशासन अब कर रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।
नमस्कार।